लास्ट अपन ने 16 क्वेश्चन कर लिया था और अपन ने अभी तक 2 मेथड कंप्लीट कर लिए वैल्यूएशन के अंदर। पहला मेथड हमारा वैल्यूएशन के अंदर था ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, जिसमें हमने गुडविल 2 तरीके से कैलकुलेट की। एक तो ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 तरीके से हमने गुडविल निकाली, ठीक है। एक बार मैं फटाफट थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा ईयर्स ऑफ परचेज, जिसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए देखा, एक तो था एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और एक था सुपर प्रॉफिट के बेस पर। सुपर प्रॉफिट के बेस पे एवरेज प्रॉफिट में भी 2 तरीके के थे हमारे पास। एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना, और एक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकालना। हम सब इसमें पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला। गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमारे गुडविल का जो फॉर्मूला है, यानी यहां मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। अब हमने देखा था कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, बिजनेस के टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। यही था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हमने देखा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम गुडविल कैसे निकाल सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी कैसे निकल सकता है, टोटल प्रोडक्ट। तो जो मैंने अभी पूछा टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखे होंगे, उस प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा वेट से, और उनकी जो टोटल आएगी वो अपन को लेनी है। वेट क्वेश्चन में हम देंगे जितने प्रॉफिट दे रखे, पहले साल का प्रॉफिट है 1 नंबर, दूसरे साल का प्रॉफिट है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे, ठीक है। 10 साल के प्रॉफिट होंगे तो 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख देनी है। डिवाइड में टोटल वेट, जो वेट हमने की उसकी टोटल लेनी है, डिवाइड में आ गया टोटल वेट। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट के अंदर गुडविल किस तरीके से निकाले थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ये आ गई गुडविल। फिर हमने दूसरा मेथड लिया था, कौन सा मेथड लिया था, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल जो हमें दे रखी होती है क्वेश्चन में मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है। दूसरा मेथड हमने अभी अभी कवर किया, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में भी हमारे पास 2 तरीके से थे, एक तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में जो अपन गुडविल निकाल रहे थे, इसका फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल। फिर हमने कहा कैपिटलाइजेशन कैसे कर रहे थे, हमें लेने होते थे एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे 100 अपॉन रेट से, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। ये आ गया हमारा क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर हमने कहा सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल निकाले थे, तो इसमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देना, यही गुडविल होती है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, ये हमारी गुडविल थी। तो जितना भी कुछ पढ़ा उसमें हर एक चीज यहां पर अपन ने कवर कर ली, ठीक है। एक इसकी फोटो ले लो, ग्रुप में डाल देना, घर पे आप इसको शॉर्ट में चाहो तो समरी के रूप में लिख सकते हैं। एक जना, कोई भी एक जना है, तो वीडियो कौन सा वॉच कर लोगे आप सब लोग, चलने दो। ठीक है, चलो अब मैं आपके तीसरा मेथड स्टार्ट करा रहा हूं। हमने टोटली 5 मेथड्स पढ़े थे, याद है। 5 मेथड में सबसे पहले था हमारे पास में ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, सेकंड था कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड था हमारे पास परचेज कंसिडरेशन मेथड। उसके ऊपर अब अपन आते हैं पीसी मेथड। पीसी भंडारी हूं। अब देखिए, थर्ड जो हमारे पास मेथड है, तीसरा मेथड, वो है परचेज कंसिडरेशन मेथड।
पहले इसको समझना, लिखेगा कोई नहीं। परचेज कंसिडरेशन मेथड बहुत इजी है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय प्रतिफल विधि। ठीक है, पूरा भी मेथड ही समझेंगे अपन। इस केस में हमें निकालनी गुडविल। अब ये परचेज कंसिडरेशन कहाँ यूज आता है? मेनली वहां पर ये यूज आता है जब अपन किसी का बिजनेस खरीदने जाते हैं। मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा भाई आप अपना बिजनेस मुझे क्या कर दो, बेच दो। कितने में बेचोगे? आपने कहा देखो भाई मेरे पास बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़ी है। ध्यान से सुनना आप जो कह रहा हूं, या आप टॉपिक ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो शेयर्स वाले चैप्टर में, बट वापस रिवाइज करवा रहा हूं। मैं किसी भी बिजनेस को जब खरीदने जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं? उस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को देखता हूं। मैं देखता हूं उस बिजनेस को जिसको मैं खरीद रहा हूं, सपोज कीजिए उस बिजनेस के पास टोटल एसेट्स पड़ी है 50 लाख की। कितने की? 50 लाख की। और उस बिजनेस के पास कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। व्हाट इज द एक्सटर्नल लायबिलिटी? बाहरी दायित्व। दो तरीके की लायबिलिटीज होती है पता है बिजनेस में, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस के ओनर्स हमसे मांगते हैं। बिजनेस का ओनर, अब बिजनेस का ओनर हमसे क्या क्या मांगता है? एक तो कैपिटल। कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है जो अभी तक हमने पार्टनर्स को दिए नहीं है या ओनर को दिया नहीं है, वो भी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। किसी भी तरीके का रिजर्व जो फ्री रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व है, वो भी क्या है? बिजनेस के ओनर का है। ये सब उसके होते हैं, ये सारी इंटरनल लायबिलिटीज होती है। लेकिन बाहरी लायबिलिटीज कौन सी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जैसे हमने बैंक से लोन लिया, बाहर के लोगों को पे करना है। मैंने उधार में गुड्स परचेज कर लिया, पे करना है। मैंने उधार में एसेट्स परचेज कर ली, पे करना है ना। यानी बाहर के जो भी लोग आपसे पैसा मांगते हैं वो सब एक्सटर्नल में आता है। तो हम जब भी किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन करने जाते हैं तो हम टोटल एसेट्स लेते हैं उसकी, उसमें से हम सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। सपोज कीजिए मैंने कहा बाहर के लोग हमसे 30 लाख रुपए मांगते हैं, तो अगर मैं इस बिजनेस को खरीदूं तो पता है कितने में खरीदूंगा? 20 लाख। मैं कहूंगा देख भाई तेरे बिजनेस के एसेट्स 50 लाख है, ये मैं ले रहा हूं, तो लायबिलिटीज भी तो मैं ही ले रहा हूं। अब इन लायबिलिटीज का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे तेरे बिजनेस से कितने का बेनिफिट हो रहा है? 20 लाख का। तो ये जो 20 लाख है इसे अपन बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। और नेट एसेट जो है वो उसके बिजनेस की वैल्यू को बताता है। अब मैं इसके पास पहुंच गया, मैंने कहा सपोज कीजिए आपका बिजनेस है, आपकी बिजनेस की एसेट्स है 50 लाख की, बाहरी दायित्व एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 30 लाख के, तो आपके बिजनेस से 20 लाख का मुझे बेनिफिट नजर आ रहा है। मैंने आपको बोला अपना बिजनेस मुझे बेच दो, आपने कहा ले जाओ। मैंने कहा कितने लोगे? बोला 25 लाख। मैंने कहा भाई 25 क्यों? आपके बिजनेस से तो 20 लाख का ही फायदा हो रहा है। तो अगला मुझे कहेगा 5 साल मैंने मार्केट में काम किया, अपना नाम जमाया, और अब आप ये बिजनेस एज इट इज टेक ओवर कर लोगे, तो जो बिजनेस के प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं वो अब आप कमाओगे, तो आपको तो बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा मांग रहा हूं ना, ये मैं किस चीज का मांग रहा हूं? मेरे नाम के मांग रहा हूं, और वही होती है गुडविल। क्या होती है? गुडविल। तो अब बताओ इस बिजनेस की नेट एसेट्स थी 20 लाख की, लेकिन इसने मुझसे जो पैसे मांगे वो कितने मांगे? 25 लाख। और ये 25 लाख क्या पता? ये है परचेज कंसिडरेशन। बिजनेस को खरीदने के बदले में जो भी मैं उसको पे करता हूं, इट इज योर परचेज कंसिडरेशन। क्रय के बदले में जो प्रतिफल उसको दिया जा रहा है। अब बताओ मैंने उससे बोला बिजनेस कितने में बेचेगा, उसने मांगे कितने? 25 लाख। उसके बिजनेस से मुझे नेट बेनिफिट हो रहा है 20 लाख का, तो उसने जो एक्स्ट्रा मांगे वो 5 लाख किस चीज के मांगे? गुडविल के। ये क्या है? 5 लाख गुडविल। अब जरा बताओ ये गुडविल कैसे आई? परचेज कंसिडरेशन में से अगर नेट एसेट्स माइनस कर दूं तो गुडविल आ जाएगी। यही फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में वो आपको ये सारी चीजें देगा। वो आपको बताएगा टोटल एसेट्स, वो आपको बताएगा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो आपको बताएगा पीसी। तब जाके अपन क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमारे गुडविल का फॉर्मूला बन गया, गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। हिंदी में इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ख्याति बराबर कुल संपत्ति, ख्याति बराबर कुल संपत्ति नहीं, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। अब आता है ये नेट एसेट्स भी अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? बताओ कैसे निकाली मैंने नेट एसेट्स? उसकी टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दी तो आ गई नेट एसेट्स।
तो अब ये भी आएगा कि नेट एसेट्स कैसे निकालोगे। क्वेश्चन आपको सीधा नेट एसेट्स नहीं देगा, वो क्या देगा, वो आपको देगा टोटल एसेट्स, उसमें से हम माइनस कर लें अगर क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स तो सारी एसेट्स है, और नेट एसेट्स वो एसेट्स है जिसमें से हम लायबिलिटीज को लेस कर चुके हैं, समझ गए, इंटरनल नहीं। आप कह सकते हो नेट एसेट्स वास्तव में इंटरनल लायबिलिटी ही होती है। भाई टोटल एसेट्स में से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी हटा दूं तो क्या बचेगा, इंटरनल लायबिलिटी, वही नेट एसेट्स होती है। यानी मालिक का क्या है, और जो मालिक का है वो अपने से ले लेगा और अपना बिजनेस अपने को दे देगा। क्लियर। अब इसका एक डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं अपन, आइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17, 17वां प्रश्न। अच्छा 17 में ये नहीं है, 17 क्वेश्चन में हमारे पास में कैपिटलाइजेशन मेथड दिया हुआ है, तो उसमें अपन को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल निकालते कोई, ये नोट कर लो तब तक फटाफट, हो गया। चलो इसका एग्जाम्पल मैं बना देता हूं एक, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा। लिखो, एग्जाम्पल बना रहा हूं इधर। किसी भी बिजनेस की आपको दे रखी है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी है, अभी जो था वही छपवा दूं क्या, या नया एग्जाम्पल बनाए, नया करवाएं। चलो इस बार अपन करोड़ों की बातें करेंगे। टोटल एसेट्स उसकी थी 1 करोड़ की, उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, एक्सटर्नल लायबिलिटी वो थी उसके सपोज कीजिए 30 लाख, ठीक है। इस बिजनेस को मैं खरीदने गया तो उसने मुझसे मांगे परचेज कंसिडरेशन, कितना मांगा, उसने मुझसे मांगा 90 लाख रुपए, 90 लाख। अब क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है कैलकुलेट गुडविल। अब यहां पर जरूरी नहीं हो आपको मेथड का नाम दे, क्वेश्चन देख के पता चल गया कि कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है, परचेज कंसिडरेशन, या चलो लिख दें कैलकुलेट गुडविल बाय परचेज कंसिडरेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड, ठीक है भाई। सॉल्यूशन, अब हमने कहा हमारा लगा देते पहले परचेज कंसिडरेशन में गुडविल का फॉर्मूला, क्या कहता गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू, अच्छा 90 लाख लिखना था मुझे, मैंने 1000 लिख दिया, 90 लाख। गुडविल इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, ये फॉर्मूला। परचेज कंसिडरेशन आपको हमेशा गिवन ही होगा, कितना दिया हुआ है 90 लाख, माइनस नेट एसेट्स अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो 90 लाख माइनस टोटल एसेट्स कितनी थी 1 करोड़, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी 30 लाख। तो इसके बिजनेस से मुझे नेट बेनिफिट 70 लाख का ही था, लेकिन फिर भी इसने मुझसे कितने मांगे 90 लाख। कितने ले रहा है मुझसे 90 लाख, तो 70 लाख से जितना भी ऊपर ले रहा है ये 20 लाख आ गई हमारे बिजनेस की। अब देखो यहां पर आपको एक पॉइंट और समझने को मिलेगा, थोड़ा ध्यान दें। ये जो परचेज कंसिडरेशन मेथड है जतिन, ये जो परचेज कंसिडरेशन मेथड है कई बार इसका यूज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने में भी होता है। कहां होता है, सुपर प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों, हमने यहां से क्या निकाला, ये जो नेट एसेट्स हमने निकाली है, नेट एसेट्स कैसे निकाली है, यानी मैंने आपको क्या बोला, इंटरनल लायबिलिटी को छोड़ के एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते हैं। लायबिलिटीज 2 तरीके की होती है हमारे पास, अब थोड़ा ध्यान देना समझना इधर। मैंने कहा हमारे बिजनेस की जो टोटल एसेट्स है वो इक्वल्स टू बराबर होती है किसके, टोटल लायबिलिटी के। और टोटल लायबिलिटीज को अभी अभी हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, और दूसरी होती है हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी। वो अभी भूल जाओ, ठीक है, अपन कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं, अपन नॉर्मली पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी, वास्तव में मैंने क्या बताया, इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, वो लायबिलिटी जो बिजनेस के ओनर से रिलेटेड है, ओनर्स फंड।
क्या होता है? ओनर्स फंड। और ये जो ओनर्स फंड होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में लगा हुआ पैसा। अब मुझे एक बात बताओ, वो प्रॉफिट जो आपने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, वो भी तो पार्टनर का ही पैसा है। वो अगर मैं दे देता तो हमारे बिजनेस में आता ही नहीं, अभी शो ही नहीं हो रहा होता। बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस के मालिकों का ही पैसा है जो अभी भी कहां लगा हुआ है? बिजनेस में। इसका मतलब आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है? चीजें समझते रहना भावेश जी। ये हाथ तो ठीक है, टूट जाएगा, कर जाएगा, फ्यूचर टूट गया, भारी पड़ेगा बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड में कितनी चीजें आती है पता है आपको? एक तो बेसिक कैपिटल पार्टनर्स की, नॉर्मल कैपिटल, प्लस जो भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस वो होते हैं जो ओनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन हमने अभी तक किए नहीं, या फिर ओनर्स ने बचा के रखे हैं, बाद में ले लेंगे। जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती है? जिसमें आ सकती है जनरल रिजर्व, जिसमें आता प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एनी फ्री रिजर्व, कोई भी फ्री रिजर्व पड़े होते हैं वो। ये सब मिला के जो चीजें बनती है वो क्या होती है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैपिटल, खाली कैपिटल वर्ड यूज लो तो कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज ले लूं तो इसका मतलब है बिजनेस के ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है, और इसमें ये सारी चीजें आती हैं। आया समझ में? तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारी टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है? यस। टोटल लायबिलिटीज में दो लायबिलिटी, एक्सटर्नल और इंटरनल है। अब मुझे एक बात बताओ, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब समझ गए क्या होता है? ओनर्स फंड, ओनर से रिलेटेड जो लायबिलिटी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकता हूं। यानी कि क्या मैं एक चीज और कर सकता हूं यहां पर, मैं अगर एक नया फॉर्मूला बनाऊं, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। इंटरनल लायबिलिटी की जगह मैं नाम क्या दे सकता हूं इसको? कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आप इधर देखना, मैं अगर ये कहूं टोटल एसेट्स जो है वो किसके इक्वल्स में होंगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूला से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो? यस, आप इस फॉर्मूला से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी इधर ले जाऊं, ठीक है, तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? नेट एसेट्स। वो नेट एसेट्स ही वास्तव में क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यही तो बताया मैंने अभी आपको। जैसे भवानी ने पूछा भी था कि सर ये इंटरनल लायबिलिटी जो है वो कैपिटल हो गई क्या? यस। ये नेट एसेट्स क्या है? नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, बिजनेस के ओनर का पैसा है नेट एसेट्स। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर क्वेश्चन आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ ले और कैपिटल गायब करके वो आपको टोटल एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी बता दे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। अब कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देके वो ये दोनों चीजें दे दे तो भी तो हम कैपिटल निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 17 यही है, ठीक है। चलिए, इसको तो कर लिया आपने, ये नोट कर लो एक बार, अगर करना हो तो आप यहां से मत, अच्छा पूरा ही नोट कर लो, चलो समझ में तो आएगा कम से कम, है ना जानवी? इसको खोल के रखते बेटा, इसे इस पे फोन थोड़ी रखते हैं। चलिए, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 17 में पहले इंफॉर्मेशन पढ़ें और फिर देखें क्वेश्चन कौन से मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये सबने कर लिया? चालू कर दिया? ओके। किसका? कुछ न कुछ रोल है, तभी तो इसने दिया। अब थोड़ा सा देखो, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या क्या पूछ रहा है और क्या क्या कैलकुलेट कर रहा है, किस मेथड से कैलकुलेट करना वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अ बिजनेस हैज ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो हमें क्या दे दिया क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट दे दिया, औसत लाभ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोला है? गुडविल जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको कल बोला था कि आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी निकाल सकते हो और सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। बेटर क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना, ठीक है। हाँ,
अब आगे लिख दिया इसने, गिवन दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस, हमें क्या दे दी क्वेश्चन में, एसेट्स, एसेट्स कितनी है 2 लाख, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर चला गया था, 10 लाख। और फिर हमें क्वेश्चन में बता दी क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1,80,000। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें रेट भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, रेट, चलो इधर लिख देता हूं, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। क्वेश्चन है पूछा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हमने कहा कैपिटलाइजेशन में कौन सा मेथड लेंगे, सुपर प्रॉफिट वाला, यानी गुडविल इक्वल्स टू लिख दूं कैपिटलाइजेशन ऑफ, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। फिर हमने कहा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एक्चुअल एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इसलिए दिया इसने, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट दे रखी 10%। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है 1 लाख, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, बट अपन निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अब बात आती है कि क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नहीं, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, कैसे, ये मैं वर्किंग नोट में करा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रैक्टिस कर लोगे ना 3-4 बार तो क्वेश्चन देखते एग्जाम में छाप दोगे, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब आप कह रहे हो फॉर्मूले में फॉर्मूला, फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या है, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं आज तक, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, अगर मैं मेरे बिजनेस के टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दूं, एक्सटर्नल लायबिलिटी यही है, टोटल एसेट्स हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी 10 लाख, माइनस 1,80,000, 8,20,000, ये 8,20,000 क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। फिर आगे आते हैं 1 लाख माइनस 8,20,000, इसका यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से निकाला हमने ये, मल्टीप्लाई 10%, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 10, 1 लाख माइनस 8 लाख का 10% कितना होता है 82,000, यही है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, ये आ गया 18,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, 1,80,000 गुडविल, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास मेथड होता है हिडन गुडविल, समझना हिडन गुडविल है क्या। जब भी क्वेश्चन में कभी भी आपको मेथड का नाम नहीं बोले, वो कभी बताएगा ही नहीं किस मेथड से निकालना है, सिर्फ आपको बोल दे गुडविल कैलकुलेट करो, तो वो हमेशा हिडन गुडविल के बेस पे आएगी। अब हिडन गुडविल में होता क्या है, कोई एक नया पार्टनर आ रहा है, अपन इस चैप्टर में पढ़ी क्या रहा है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है, तभी तो सारी माथापुड़ी हो रही, गुडविल निकालनी है, उसका शेयर निकालना गुडविल में, है ना। तो नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर के आने पर क्वेश्चन आपको उसकी कैपिटल बता देगा कि नया पार्टनर जो आया उसकी कैपिटल क्या है, यानी कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल बता दी उसने, सपोज कीजिए 5 लाख। अच्छा, नया पार्टनर आ रहा है सी, कौन आ रहा है सी, और ए और बी ऑलरेडी पार्टनर थे, नया पार्टनर सी आया और जिसका शेयर दे दिया इन्होंने 1/4, ऐसा कुछ पढ़ा था ना रेशियो में। ए और बी की इन्होंने कैपिटल दे दी, क्या दे दी कैपिटल, ए की अलग बी के अलग, ए की मैंने बोल दिया जैसे 3 लाख, बी की आ गई 2 लाख, और सी जो आ रहा है वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दी आप, और क्वेश्चन ने बोला
व्हाट इज द गुडविल, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब बताओ, क्या ईयर्स ऑफ परचेज मेथड है? नहीं। क्या ये कैपिटलाइजेशन मेथड है? नहीं। परचेज कंसिडरेशन मेथड है? नहीं। बोलेगा ना, ईयर्स ऑफ परचेज होता तो आपको प्रॉफिट देता, है ना। अगर सुपर प्रॉफिट होता तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो हिंट देता। सिर्फ कैपिटल के बेस पे इसने क्या पूछ ली? गुडविल पूछ ली। तो इस केस में हमारी जो गुडविल होगी ना, वो हिडन गुडविल के बेस पे निकलेगी। किस बेस पे? हिडन गुडविल। यानी यहाँ गुडविल हाइड है, छिपी हुई है। छिपी हुई क्या थी? आपको ढूंढ के उसको बाहर निकालना। अभी निकालते हैं। तो इस केस में हमारी गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो हिडन गुडविल के बेस पे लगेगा। और हिडन गुडविल जो होती है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। हिडन गुडविल में आप कैसे निकालोगे? गुडविल इक्वल्स टू, ध्यान से पढ़ना, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल कितनी आएगी? उसमें से मैं कर दूंगा माइनस। क्या माइनस कर दूंगा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये कहिए आपने पढ़ा था शायद एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में, बट यहां ये नहीं था। यहां क्या था? वहां कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, जबकि यहां क्या है? यह है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब सर ये कैसे निकलेगी? ये तो आपको दे ही रखा है, एक्चुअल कैपिटल तो दे रखी है ना, सब पार्टनर की लेनी है, ए की, बी की और सी की भी आ गई। अब ये क्या है? ये है टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ये कैसे निकलेगा? इसका एक फॉर्मूला है, हमें लेनी है नए पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल लेनी है और मल्टीप्लाई करना है उसका जो शेयर था ना, ये उसके रिवर्स से, उल्टा, रिवर्स ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से का उल्टा। ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन पे अब अपन आते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको कहे कि गुडविल निकालो, तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको एग्जाम्पल लिखना है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब बताओ, गुडविल जो है वो टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और वो कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं गुडविल इक्वल्स टू, नए पार्टनर की कैपिटल ले लूं, कितनी है? 5 लाख, मल्टीप्लाई उसके हिस्से का उल्टा करो, 1/4 को 4/1, ये आ गई टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर 2 लाख, सॉरी 3 लाख, प्लस 2 लाख और प्लस 5 लाख। यस, टोटल कैपिटल में तो तीनों आएंगे, सारे पार्टनर। अब देखो 5 लाख इंटू 4 करोगे 20 लाख, माइनस 10 लाख, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी आई? सो सिंपल। ठीक है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो गुडविल का पूरा टॉपिक बहुत इजी है, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर समस्या।